चैप्टर 43 जस्टिस रज़ा, पैसा और पान मसाला। जस्टिस हैदर अब्बास रज़ा को आप गरीब आदमी का जज भी कह सकते हैं। मूंगफली वाला, ठेले वाला, रेवड़ी वाला, कचहरी के चपरासी, मास्टर, नए नए वकील, होटल के वेटर और यहाँ तक कि भिखारी भी उनके चैम्बर में आराम से पहुँच जाया करते थे। ये तब की बात है जब हाई कोर्ट के जजों का इकबाल खुदा और बादशाह सरीके हुआ करता था। तौहीन अदालत के जुर्म पर सूबे के बड़े बड़े हुक्मरान तलब कर लिए जाते थे। रज़ा साहब के चैम्बर में मैं और उमेश वर्मा, जो उन दिनों राष्ट्रीय सहारा अखबार के लॉ रिपोर्टर हुआ करते थे, दोनों का आना जाना बेरोक टोक होता था। रज़ा साहब उन दिनों लखनऊ के प्रशासनिक जज भी हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, और अखबार के पन्नों पर उनके फैसले बखूबी छपा करते थे। मुझे अब भी याद है कि एक बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने पर उनकी अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई और उन्होंने राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाने पर केंद्र सरकार की ज़बरदस्त खिंचाई की थी। अदालत से जब वे अपने चैम्बर की तरफ लौट रहे थे, उनके साथ बेंच के दूसरे जूनियर जज भी थे। तो मीडिया वालों ने मुझसे सिफारिश की कि वे जजों की फ़ोटो खींचना चाहते हैं। ये बात मैंने फ़ौरन रज़ा साहब के कान में बता दी और वो अपने चैम्बर के बाहर ही रुक गए। इशारा मिलते ही न सिर्फ लखनऊ बल्कि इस मुल्क और विदेश के मीडिया वालों के कैमरे दोनों जजों पर टूट पड़े, जैसे उनको मन माफिक मुराद मिल गई हो। मैं नहीं जानता कि सूबे की इस सबसे बड़ी अदालत के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ हो। हाईकोर्ट के सिटिंग जजों ने मीडिया को अपना फोटो सेशन दिया हो। मेरे ख्याल में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरे दिन हर अखबार में उनको फोटो छपी थी। ये बात दीगर है कि कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि रज़ा साहब के सदके मैंने कैसे एक ही दिन में इतनी ज़बरदस्त आमदनी हासिल की। हुआ यूं कि हम दीवानी अदालत में अपने चैम्बर में बैठे थे और एक दुबला पतला शख्स हरी भाई, जो मेरे दोस्त दीपक शर्मा के जानने वाले थे। दीपक शर्मा उन दिनों दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर थे और बाद में आज तक चैनल के एडिटर SIT के पद तक पहुंचे। तो हरी भाई मेरे पास आए और मदद मांगी। उनका कहना था कि हज़रतगंज में हलवासिया मार्केट में वो कोचिंग चलाते हैं और मकान मालिक ने उन्हें मकान खाली करने के लिए उन पर मुकदमा हाईकोर्ट में ठोक रखा है। हाईकोर्ट में जस्टिस रज़ा की अदालत में मुकदमा चल रहा है और दूसरी पार्टी की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट दुबे साहब, जो जवाहर भवन के सामने रिट्ज होटल के पास रहते हैं, उनका जस्टिस रज़ा से बेहतरीन दोस्ताना है। बहस के बाद अक्सर दुबे साहब जस्टिस रज़ा के चैम्बर में जाते हैं और दोनों चाय पानी करते हैं और ऐसा लगता है कि जस्टिस रज़ा उन्हें बेदखल करने का आदेश करने वाले हैं। ये जनवरी का समय था जब हरी भाई मेरे पास आए थे और हरी भाई ने मुझसे कहा कि वो सिर्फ मार्च तक का समय चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग का सेशन मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने हरी भाई को समझाया कि भाई, हम दीवानी के मुकदमे नहीं करते हैं और बेहतर होगा कि जो उनका मुकदमा कर रहा हूँ उन्हीं से बात करें। हरी भाई के वकील साहब भी लखनऊ के जाने माने वकील थे और बाद में हाई कोर्ट के जज बने। लेकिन हरी भाई ने मुझसे कहा कि मुझे मुकदमे में कोई बहस नहीं करनी है, बस उनके मुकदमे की बहस के दौरान उनके वकील के साथ बस खड़े हो जाना है, जिसके लिए 6,000 रुपया पेशगी यानी कि एडवांस और 6,000 रुपया मुझे मुकदमा ख़त्म हो जाने के बाद देंगे। मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हरी भाई ने 6,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए और मैंने भी सोचा कि आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करे। हरी भाई जीते या हारे, पैसा वे मुझे दे रहे थे, यानी वरमर्या कन्या पंडित जी को अपनी दक्षिणा से मिलनी तय थी। तो जिस दिन मुकदमा लगा मैं उस दिन हाईकोर्ट पहुंच गया और जैसे ही पुकार हुई वैसे ही मैं हरी भाई के वकील के पीछे गाउन लगाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, जस्टिस रज़ा ने अंग्रेजी में दोनों फरीकैन को डांट पिलाई कि वे इस मुकदमे को खुद क्यों नहीं ख़त्म कर लेते हैं, और उन्होंने मकान मालिक से पूछा कि किराएदार को मकान खाली करने के लिए कितना समय दे सकता है।
इस पर मकान मालिक ने 3 महीने का समय मांगा और किराएदार ने 1 साल का समय मांगा। राजा साहब ने दोनों से कहा, अगर दोनों अंडरटेकिंग दे दें कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं खींचेंगे, इस बात का फैसला हो जाए कि किराएदार 6 महीने में अपने हिस्से को खाली करके मकान मालिक को दे देगा। इस पर दोनों वकीला साहबान ने अपनी अपनी हामी भर दी और जज साहब अपना फैसला लिखवाने लगे। मैं फौरन समझ गया कि हरि भाई को अपना हिस्सा खाली कराने के लिए 6 महीने का समय मिल गया है। मैं बाहर निकल आया। हरि भाई बाहर खड़े थे और मैंने उन्हें बताया कि जज साहब ने उन्हें 6 महीने की मोहलत दे दी है। हरि भाई खुशी से नाचने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सैकड़ों बार शुक्रिया अदा किया और बाकी के 6,000 रुपये मेरी जेब में डाल दिए। अभी तक मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस मुकदमे में मेरा रोल क्या था। ना तो मैंने मुकदमे की फाइल पढ़ी, ना मैंने बहस की और मुझे 12,000 रुपये मिल गए। हरि भाई जैसे ही छोड़कर जाने लगे, मैंने उन्हें लपक कर पकड़ लिया और पूछा कि उनको मुझ पर ऐसा कौन सा खुदाई एतमाद जगा कि उन्होंने मुझे इस मुकदमे में खड़ा कर लिया। हरि भाई दुबले पतले चश्मा लगाए ज़हीन इंसान थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो ज़ाती तौर पर जानते थे कि एक बार जस्टिस रज़ा ने मुझसे पैसे लिए थे और ये वाक़या उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। हरि भाई का इतना कहना था कि मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई कि मैंने क्यों और कब जस्टिस रज़ा को रिश्वत दी थी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि पूरी बात हमको तफसील से बताएं। हरि भाई ने जो भी मुझे बताया वो उनकी ज़ुबान में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वकील साहब, उन दिनों दीवानी अदालत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला था और राज्यपाल मोतीलाल बोरा उसके लिए आने वाले थे। जस्टिस रज़ा राज्यपाल के खैर मकदम के लिए पहले से बिजली घर के सामने दीवानी अदालत में गेट पर मौजूद थे। जस्टिस रज़ा को देखकर वकील साहबानों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में उनके ड्राइवर और अर्दली कहीं खो गए थे। वकील साहबान ने जस्टिस रज़ा के बैठने के लिए कुर्सी मुहैया करा दी थी, जिस पर वो अकेले बैठे थे और आसपास के वकील साहबान से बातें कर रहे थे। राज्यपाल के आने में बस चंद लम्हे बचे थे। जस्टिस रज़ा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और आपको देखा और बुलाया। उन्होंने आपके कान में कुछ कहा और आपने अपनी पैंट की जेब से कुछ पैसे निकालकर जस्टिस रज़ा को दिए थे, जिन्हें उन्होंने सबकी नज़र बचाते हुए अपनी जेब में खोस लिए थे। इसलिए जब मुझे अपने मुकदमे में कोई रास्ता नहीं दिखा तो मुझे याद आया कि जो जज आपसे पैसा ले सकता है वो शायद आपकी बात मानेंगे और आज मेरा काम बन गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना कहकर हरि भाई ने मुझसे पीछा छुड़ाया और वो निकल लिए। मगर मुझे वो पुराना सीन याद आ गया। हुआ यूँ था कि रज़ा साहब पान मसाला खाते थे और उनकी डिब्बी, पान मसाले की डिब्बी उनके अर्दली के पास रहती थी। मगर भीड़ भाड़ में उनका अर्दली कहीं गुम हो गया था और तभी रज़ा साहब को हम दिख गए और जानते थे कि हम भी वही पान मसाला खाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और कान में कहा कि आने वाले तकरीबन 2 घंटों के दरमियान उन्हें मसाले की ज़रूरत पड़ेगी और उनका अर्दली नामाकूल कहीं गुम हो गया है। मेरी जेब में पान मसाले की 10-15 पुड़ियाँ पड़ी थीं, तो मैंने उन्हें निकाल कर चुपके से रज़ा साहब के हवाले कर दिया। हरि भाई ने यही वाक़या देखा था और वो पता नहीं क्या से क्या समझ बैठे। तो 6,000 रुपये मेरे पेट में ज्वालामुखी जैसी आग लगा रहे थे और हम किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहे थे जिसको मैं बताऊं कि सिर्फ 15-20 मिनट में किसी की बदौलत इतना रुपया कमा लिया। मेरी बदकिस्मती कि सामने से उमेश वर्मा आ गए और मैंने निहायत ईमानदारी से उन्हें पूरी बात बता दी। उस समय दोपहर के 1:30 बजे थे और जस्टिस रज़ा लंच में अपने चैम्बर में चले गए थे। उमेश वर्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घसीटते हुए रज़ा साहब के चैम्बर में ले गए। उन्होंने बताया कि पद्म कीर्ति ने आपके नाम पे 12,000 रुपये कमाए। जस्टिस रज़ा ने मुझसे पूरी बात पूछी और मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। इस पर जोर से ठहाका लगाकर जस्टिस रज़ा बोले, इसने कौन सी बेईमानी करी?
खुद लक्ष्मी इसके जेब में पैसा देकर चली गई। और ये कब मुकदमे में दाखिल हुआ या इसने कोई बहस की, ये तो मुझे भी नहीं पता। इस पर उमेश वर्मा ने कहा कि कुछ भी ना हो, लेकिन इन पर कुछ जुर्माना जरूर लगना चाहिए। जस्टिस रजा ने दोनों को समझाते हुए फैसला सुनाया कि मैं फ़ौरन एक डिब्बी पान मसाला की और एक डिब्बी जर्दा का पैसा दूं, जो उस समय शायद ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का था। मैंने बाखुशी 200 रुपये अर्दली को थमाए और बाकी पैसा जेब में रखकर झूमते हुए उनके चैम्बर से निकल लिए। बाकी के दिन हमने यानी मैंने, विनोद शाही और पुनानी ने हजरतगंज में खाते पीते बिताए।